हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जीआरएफ। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कृषि भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है जेसी वीवर की न्यूनतम विचलन विधि, उसका अध्ययन करेंगे। ये विधि है जो फसल संयोजन या शस्य संयोजन ज्ञात करने के लिए ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है किसी भी फील्ड में या खेत में, जिससे जो फार्मर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो सकती है, इस विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और इसी का हम अध्ययन है वो आज एक आसान भाषा में, सरल भाषा में इसे न्यूमेरिकल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, पाथफाइंडर लर्निंग लैब पर पेपर 1 जो है वो पूरे लेक्चर टेस्ट सीरीज आप सभी को फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं, जो कि आपके जो दिसंबर 22 एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर चलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्त हमारे से जुड़ना चाहते हैं और इनका फायदा उठाना चाहते हैं वो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये मेरे बारे में है, मेरा नाम है जितेंद्र, जयपुर से बीएससी है पीसीएम से, साथ ही साथ पीजी ज्योग्राफी से, जेआरएफ ज्योग्राफी पीएचडी अभी चल रही है और 4 साल का अनुभव है। पाथफाइंडर लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको इस तरह का यहाँ पे दिखने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं शस्य संयोजन, मेन टॉपिक पे आते हैं। शस्य संयोजन पहले तो ये याद करते हैं कि होता क्या है। तो ये एक प्रतिरूप होता है, पैटर्न होता है, और वो पैटर्न कौन सा होता है? फसलों का। फसलों का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने खेत में गेहूं और जौ लगाया, गेहूं और सरसों लगाया, तो वो एक पैटर्न बना। तो एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा संयोजन, संयोजन यानी जोड़ना फसलों का साथ साथ चलना, तो वो संयोजन जिससे क्या हो, फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो। तो संयोजन क्या होता है? किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहा जाता है। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। हम इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाशने का प्रयास भी करते हैं। और वो किस तरह से निकालें कि हम 2 फसल लगाएं, जैसे गेहूं के साथ सरसों लगाएं, या 3 फसल लगाएं, गेहूं सरसों या जौ लगाएं, या सिर्फ एक ही फसल लगाएं, गेहूं ही लगाएं और कोई फसल ही ना लगाएं। तो ये हमें शस्य संयोजन से पता चलता है। वीवर की जो विधि है वो इसी काम को अप्लाई करती है कि आप 1 फसल लगाओगे, 2 फसल लगाओगे, 3 फसल लगाओ, 4 या 5 या 6, कितनी फसलें लगाओ कि आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जाए। इसमें कृषि की विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है, जिस कारण इसे कृषि प्रादेशिकरण में भी क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि प्रादेशिकरण विभिन्न कृषि प्रदेशों को अलग अलग करने का जो प्रयास होता है, उसमें भी ये शस्य संयोजन महत्वपूर्ण होता है। एक जैसे हमने सबसे आसान है जो इसमें समझने का, आपने गहन कृषि पढ़ी होगी। कौन सी? गहन कृषि। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? चावल प्रधान और चावल विहीन। तो इससे हमें पता चला एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें चावल प्रमुख है और दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें चावल नहीं है, दोनों गहन कृषि है। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें कृषि प्रादेशिकरण, कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें इन सब में बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये शस्य संयोजन। क्या है शस्य संयोजन? समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक जो फार्म है, उस फार्म में आपका कितनी फसलों का संयोजन किस तरह से है, यही आपका शस्य संयोजन कहलाता है। ठीक है, फसलों का प्रतिरूप किसी भी क्षेत्र की प्रकृति, आर्थिक और कृषक के द्वारा किए गए सामाजिक निर्णयों से भी प्रभावित रहता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। प्राकृतिक, अब अगर आप बोलो कि बाजरे के साथ चावल लगाओ, तो ये थोड़ी पॉसिबल है कि बाजरा तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में होगा, चावल है वो ज्यादा, तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है।
तो प्राकृतिक चीजों से भी डिफाइंड होता है। बाजरे के साथ मूंगफली है वो आसानी से हो सकती है, ठीक है। वैसे ही आर्थिक कारक, अब कोई किसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो ज्यादा अच्छी चीजें या ज्यादा महंगे बीज लगा पाए या ज्यादा उर्वरक लगा पाए, तो वो नहीं लगा पाता, या उसके पास बड़ा खेत नहीं है, बड़ा मशीनरी नहीं है, या वहन कृषि वह नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें भी इसमें प्रभावित होती है। जैसे अगर उसके पास बड़ा फार्म है, यानी 10 बीघा 15 बीघा है ना, और उसने एक ही फसल लगाई है गेहूं की, तो उसे निश्चित रूप से उन फसल को काटने के लिए, वहां से उत्पादन प्राप्त करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, उसे पूंजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि उसके पास 10 बीघा जमीन है और उसने 2 फसल लगाई है, गेहूं एक जो पहले काट ली जाती है, तो उसने 5 बीघा जमीन में जो लगाई, 5 बीघा में गेहूं, तो जो 1 महीने पहले काट लेगा वो, तो 1 महीने तक जो काट लिया और 1 महीने बाद गेहूं काट लिया, तो उसका प्रतिरूप, उसके पास अगर पैसे हैं तो वो गेहूं लगाएगा सब पे, मजदूरों से कटवा के, और उसको मार्केट में बेच देगा। सेम जमीन है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे 2 फसल लगानी ही पड़ेगी, जिनको वो अलग अलग समय में काट सके, क्योंकि वह मजदूर उसको नहीं बुलाने, है ना, में उसको इन्वेस्ट नहीं करना, उसे खुद से ही सारा काम करना है। तो वो ऐसे व्यवस्था बिठाएगा अपने खेत में कि उसे अलग अलग समय में फसल को काट सके और खुद से ही सारा कार्य कर सके, ठीक है। फिर आ जाएगा परिषद द्वारा लिए हुए सामाजिक निर्णय, ये सारी चीजें। जैसे सामाजिक निर्णय में हम देखते हैं पंजाब है, पंजाब में अनुकूल दशाएं हैं वहां पर तंबाकू उत्पादन के लिए, ठीक है। अनुकूल दशाएं हैं वहां पे, आर्थिक रूप से वो सारे सक्षम है, फिर भी वहां पे तंबाकू उत्पादन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक बहिष्कार वहां पे उस चीज का, तो ये सामाजिक निर्णय भी इन चीजों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। या सबसे आसान भाषा में, किसी फार्मर के घर पे शादी है, शादी में हो गई क्या, कृषि वो इन्वेस्ट होना है, पैसे लगने हैं, तो अगर वहां पे हम ये माने कि वह फसल उत्पादन करता है खाद्यान्नों का, और उस दिन वहां उस वर्ष उससे शादी है, तो सर्दियों में होती मोस्टली शादी, और उसने उस वर्ष गेहूं ना उगाकर गोभी की फसल करी है, सब्जियां उगाई है, और सब्जियां उत्पादन से क्या होता है, हालांकि कार्य ज्यादा करना पड़ता है पर पैसे भी उसमें ज्यादा मिलते हैं, मूल्य भी उसमें ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें, सामाजिक कार्य, इन सभी से आपको क्या है, फसलों का प्रतिरूप प्रभावित होता है। और ये जो प्रतिरूप होता है, किस तरह का वो आपका फसलें दिख रही है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, यही सारा आपका संयोजन में आता है, ठीक है। विश्लेषण द्वारा किसी भी प्रदेश की फसलों प्रादेशिक आसानी से हम समझ सकते हैं, इन सबको जानकर, और उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। और इसीलिए कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी फसलें आप उस क्षेत्र में लगाएं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये भी तो है ना, ऐसा नहीं कि 10 फसलें लगा दी और उत्पादन हमारा कम आ जाए, हमें उत्पादन भी तो ज्यादा लेना है, और उत्पादन ज्यादा लेना है तो हमने कौन सी विधि ली, शस्य संयोजन निकालने की जेसी वीवर की न्यूनतम विचलन विधि, तो जेसी वीवर ने दी थी, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है आपके, बहुत बार ये रिपीट भी होता है, ठीक है। अब इस जेसी वीवर की विधि कब दी इन्होंने, 1954 में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने शस्य संयोजन की विधि दी, और इनका जो कार्य था वो कहां पे था, मध्य पश्चिमी यूएसए में इन्होंने कार्य किया था। अब इस विधि में ये क्या बोलते हैं, ये अपने को समझना है। देखो, फसल संयोजन की एक बार रिपीट कर देता हूं, फसल संयोजन की न्यूनतम विचलन विधि 1954 किसने दी थी, जेसी वीवर ने, ठीक है। मोस्टली इन्हीं 2-3 लाइनों से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस न्यूनतम विचलन विधि में इन्होंने 2-3 चीजें मानी। अब इन्होंने ये बोला कि देखो, सैद्धांतिक रूप से मैं मान लेता हूं कि अगर मैं एक फसल लेऊंगा तो 100% क्षेत्र पर उसे लगाऊंगा, अगर मैं 2 फसल लेऊंगा तो उसे 50-50%, यानी उन्होंने बराबर कर दिया,
3 फसल लूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये तो हो गया सैद्धांतिक, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअल में हो सकता है एक फसल में 80% ही लगाऊं, दूसरी फसल में 2 फसल अगर मैं लगा रहा हूं तो एक 60 लगाऊं, एक 40 लगाऊं, और हो सकता है 3 फसल अगर मैं लगा रहा हूं तो एक 60 लगाऊं, एक 30 लगाऊं और एक 10 लगाऊं। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो सैद्धांतिक होगा वही होगा। तो इन्होंने क्या करा, सैद्धांतिक स्थिति बताई, ठीक है, और फिर उसे वास्तविक स्थिति से तुलना करी। यानी सैद्धांतिक तो ये है 100, 50, 50, 30, 33, 33, 33, उसे वास्तविक जो एक्चुअल में है उससे उन्होंने क्या करा, तुलना करी। और तुलना करने के बाद उन्होंने क्या करा, उनके मध्य विचलन यानी अंतर निकाला, अंतर का वर्ग निकाला, और उस वर्ग में वर्ग का टोटल करा, और टोटल करने के बाद फसलों की संख्या का भाग दे दिया। अब जो आंसर आएगा वो आएगा जो सबसे कम जिसका मान रहेगा वो आपका सही आंसर रहने वाला है। अब कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, विचलन बराबर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। यहां पे dx स्क्वायर क्या है, विचलन का वर्ग। ये फॉर्मूला याद कर लेना अभी, है ना। बाकी ये जो भी करा था वो मैं बता रहा हूं। और n बराबर क्या है, फसलों की संख्या, ठीक है। तो ये विचलन का वर्ग हो गया और ये क्या हो जाता है, फसलों की संख्या। अब हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो वीवर ने सिद्धांत के अनुसार अगर हम निकाले तो इधर हम देखेंगे फसलों की संख्या। तो एक फसल है, 2 फसल है, 3 फसल है, और इधर हमारे पास कितनी आ जाती है, 4 फसल अगर हम ले। तो ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक वैल्यू तो क्या रहने वाली है, सैद्धांतिक तो हमें पता है ना कि अगर एक फसल है तो कितने क्षेत्र में होगा, 100%। 2 फसल है तो 50-50%। 3 फसल है तो 33.33, 33.33 और 33.33, और 4 फसल है तो 25, 25, 25 और 25। तो ये तो हमें पता है, सैद्धांतिक में ये आने वाला है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज आती है, और वो कौन सी आती है, वास्तविक। एक्चुअल में कितना है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं मानूं कि अगर मैं एक फसल लेता हूं तो वो कितना है, 42% क्षेत्रफल है, ठीक है। 2 फसल लेता हूं तो ये 42 और 40% क्षेत्र पे, पहली तो 42 पे, दूसरी 40 पे। 3 फसल लेता हूं तो वो कितने पे, 42, 40 और 7% क्षेत्र पर है। और 4 फसल लेता हूं तो पहली 42 पे, दूसरी 40 पे, तीसरी 7 पे और चौथी 6% क्षेत्र पर लगाता है। इस तरह से हमने वास्तविक स्थिति रख दी, ठीक है। पहली 42 पे है, दूसरी 2 फसल लेते हैं तो 42 और 40, 3 फसल लेते हैं तो 42, 40 और तीसरी 7%, और 4 फसल लेते हैं 42, 40, 7 और चौथी 6% क्षेत्र पर हमने लगाई। 100 से ज्यादा नहीं जा रहे। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, तीसरी स्टेप में करना है अंतर, जिसे हम बोलते हैं डी। अंतर कौन सा, सैद्धांतिक और वास्तविक में अंतर। तो अब इस अंतर में भी कंफ्यूजन होगा, माइनस और प्लस की वैल्यू आती है। तो घटाना कैसे है,
ऊपर वाले को नीचे, सैद्धांतिक माइनस वास्तविक, कौन सा होगा? सैद्धांतिक माइनस वास्तविक। ठीक है, वास्तविक माइनस सैद्धांतिक नहीं होगा, सैद्धांतिक माइनस वास्तविक। तो जो रियल वैल्यू है उसमें जो हमने माना है उसे घटा दो, तो 100 में से 42 गया तो कितना? 58। ठीक है, 50 में से 42 गया तो कितना? 8। और इसमें कितना आ जाएगा? 50 में से 40 गए तो 10। 33.33 में से 42 गए तो माइनस में आने वाली है वैल्यू या प्लस में आने वाली है? तो कितनी आएगी? माइनस में, क्योंकि ये ज्यादा है ना, सैद्धांतिक 33.33 माइनस 42, तो 42 बड़ा है, तो वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में। कितना आ जाएगा? 8.7। दूसरे में भी वही आएगा, कितना? 6.7, माइनस पे हो जाएंगे दोनों। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा? 26.3। ठीक है, प्लस आएगा माइनस का, ये बड़ा है ये छोटा है, प्लस का आ जाएगा। इसमें निकालो, माइनस से कितने आ जाएंगे दोनों में? 17। 25 में से 42 गए तो 25 में से 40 गए तो माइनस से 15। 25 में से 7 गए तो माइनस प्लस से 18। ठीक है, और 25 में से 6 गए तो प्लस से 19 हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया। सीधा सीधा जैसे माइनस करते हैं वैसे करना है। ठीक है, सैद्धांतिक माइनस वास्तविक। दूसरा क्या है? तीसरी स्टेप पे आ जाएगी, इससे आगे डी स्क्वायर यानी अंतर का वर्ग, ये है ना, अंतर का वर्ग हमें कर देना है। तो अंतर का वर्ग कितना होने वाला है यहां पर? 58 स्क्वायर, 58 इंटू 58 कितना हो जाएगा? 3664। ठीक है, इसके आसपास हो जाएगा 3664। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 820 64। 10 का स्क्वायर 100। 8.7, 8.7 को कितना हो जाएगा? ये मैं लिख देता हूं 75.69। और 6.7 को कितना हो जाएगा? 44.8। और 26.3 का कितना हो जाएगा? 691.6। अब आप यहां पे देखोगे जो माइनस में स्क्वायर हो रहा है वो भी वैल्यू प्लस में लिख रहा हूं मैं। ये कैसे होता है? 8.7 इंटू 8.7 माइनस, और माइनस दो बार इंटू होते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस। ठीक है, तो दो बार प्लस होगा तो वर्ग में हमेशा माइनस वाली वैल्यू भी किसमें आती है? प्लस में आती है। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो वैल्यू जितनी भी स्क्वायर करने के बाद आएगी वो प्लस में ही आने वाली। 17 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 289। 15 का कितना हो जाएगा? 225। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। और 19 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 361। ठीक है, ये एक बार आप भी निकाल लेना, हो सकता है गलतियां हो जाए पर होगी नहीं, पर एक बार निकालना प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जितने भी ये अंतर आए हमारे, ठीक है, जो वर्ग आया अंतर का, उन सबको जोड़ लेना है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर, इसे बोलते हैं योग, है ना, किसका? डी स्क्वायर का योग। अब इसमें डी स्क्वायर का योग अगर हमें करना है तो यहाँ पे कोई और वैल्यू थोड़ी इसके साथ में नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3664। यहां पे कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 64 प्लस 100 कितने हो गए? 164। ठीक है, वैसे ये तीन फसलें, तीनों को जोड़ लेना है, तो तीनों को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे?
812.27, ठीक है। और उसी तरह इन चारों को जोड़ लेना है, तो 289, 225, 324 और 361, इन चारों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 1199 आपके पास आंसर आ जाता है। यहां तक निकाल ली। तो हमारा जो फॉर्मूला था कौन सा, ये वाला, कौन सा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तो हमने ये तो प्राप्त कर लिया ना, सिग्मा डी स्क्वायर तो हमारे पास आ ही गया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन हमें निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा, फसलों की संख्या का भाग देने पर, ठीक है। तो ये कितना है, 364, 3664, फसल संख्या कितनी है इसमें, एक, कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा, ये कितना है, 164, फसल संख्या कितनी इसमें, दो, कितना आ जाएगा, 82। ये कितना है, 812/27, डिवाइड करना है इससे 3, ठीक है, 3 फसल है तो कितना आ जाएगा ये, 270.75, और ये कितना है, 1099/4 होगा, कितना हो जाएगा इसमें, 299.9। तो इस तरह से हमारे पास डी सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। तो अब फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन वो होगा जिसमें सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी जिसे हम बोलते हैं विचलन, वो विचलन क्या हो, न्यूनतम हो। तो सबसे ज्यादा विचलन तो इसमें आ रहा है 3664, फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है, 299, फिर उसके बाद में 270, और सबसे कम कितना आ रहा है, 82, 82 सबसे कम वाला विचलन का मान आ रहा है ना, 82। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जेसी वीवर की विधि के अनुसार उसे खेत में अगर वो ये कॉम्बिनेशन लेता है कि 42, 40 है ना, 42, 40, 7 और 6, तो उसे दो ही फसलें लगानी चाहिए, एक फसल को 42% क्षेत्र पर और दूसरी फसल को 40% क्षेत्र पर अगर वो लगाता है तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन उसका रहता है। समझ गए? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 80। दो फसलों का संयोजन सबसे बेस्ट उसके पास माना जाएगा। तो इस तरह से हमें इस जेसी वीवर की जो विधि है उससे हम न्यूनतम विचलन विधि से फसल संयोजन ज्ञात करते हैं। ठीक है। सैद्धांतिक विधि, सैद्धांतिक स्थिति से वास्तविक स्थिति में तुलना करनी है, ठीक है। फिर अंतर, उस अंतर का योग करना है, वर्ग करना है, वर्ग जितने भी वर्ग है उन सबको जोड़ लेना है और उसमें फसलों की संख्या का भाग दे देना है। और फिर जो लास्ट में सबसे न्यूनतम राशि आपको प्राप्त होती है, जिस कॉम्बिनेशन में जिसकी न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू आती है, वही आपका सही बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये आपकी जेसी वीवर की विचलन विधि कहलाती है। अब एक क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। मेरे पास जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, अगर एक फसल में लेता हूं तो 50%, दो फसल लेता हूं अगर मैं तो 50% और 30%, तीन फसल अगर मेरे पास आती है तो 50, 30 और 10%, है ना। और चार फसल अगर मैं लेता हूं तो 50, 30, 10 और 5। ये आप नोट कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा आ रहा है, ठीक है। वीवर की विधि से बहुत ही आसान है, जो हमने इस अभी ये पढ़ा उस तरह से आपको इसे निकाल लेना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। फिर हम परसों है वो दोई वाली विधि पढ़ेंगे जिसमें मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। दोई की विधि, इसी को कॉम्बिनेशन निकालने के लिए
और उससे बाद में आती है रफीउल्लाह वाली विधि। रफीउल्लाह वाली सकारात्मक विचलन विधि है, ठीक है। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे। आज हमने वीवर पढ़ लिया, परसों दो ही, तो परसों तक ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं वो इसका आंसर कमेंट में दे, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम रफीउल्लाह वाली विधि का अध्ययन करेंगे। अब इस सिद्धांत सही है, लेकिन इसमें कुछ आलोचना भी है, और आलोचनाएं क्या है? पहली तो है ये फसलों को समान महत्व देते हैं। एक फसल है तो सैद्धांतिक में 100%, 2 फसल है तो 50-50, 3 फसल है तो 33-33-33, 4 फसल है तो 50-50-50। जितनी भी फसलें ले रहे हैं उन सभी फसलों को समान महत्व इसमें दिया जा रहा है, जो कि थोड़ा बहुत क्या है, सही नहीं रहता। फसलों और पशुओं के मध्य जो संयोजन है वो स्पष्ट नहीं है। जो संयोजन होता है फार्म में वो सिर्फ फसलों में ही नहीं होता, फसल और पशुओं में भी होता है, ठीक है। तो पशुओं को इसमें महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। कई बार फर्क पड़ता है कि अगर चारा महंगा हो रहा है तो किसान ऐसी फसल लगाते हैं जो चारा के रूप में कार्य आए पशुओं के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इस कॉम्बिनेशन पर भी इन्हें ध्यान देना चाहिए था। फिर आता है गणितीय गणनाएं ज्यादा है, ये तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप से इसमें ज्यादा गणनाएं हुई है। पर अगर रफीउल्लाह की बात करेंगे तो उसमें उससे भी थोड़ी ज्यादा गणनाएं हमें को देखने को मिलेगी। दो ही में थोड़ी गणनाएं हैं वो कम रहती है, और ये व्यक्तिपरक है। ये 4 आलोचनाएं इसकी रहती है। विधि हमने अच्छे समझी, फसल संयोजन हमने अच्छे समझा। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।